नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडीज पर। यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए टेस्ट सीरीज जारी है। इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने से बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद हैं, सूची 2 में विषय हैं। पहला है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन। बी, अनुच्छेद 41, काम करने का अधिकार। सी, अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। डी, अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो आइए मिलाते हैं। अनुच्छेद 40 गांव पंचायत का गठन की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। अब ये जो अनुच्छेद दिए गए हैं सब इसमें है राज्य के नीति निदेशक तत्व, और इनका उल्लेख अगर देखें संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व का। और ये जो है यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, और इनकी प्रकृति जो है वह है गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित। अर्थात इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें न्यायालय में इसके खिलाफ वाद नहीं लाया जा सकता। और इनका जो प्रावधान है वह हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से टीपीएसपी का प्रावधान कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। टीपीएसपी में एक संशोधन हुआ था, वह हुआ था 42वां। इसके द्वारा इसमें अनुच्छेद 39, 39A, 43A, 48A जोड़ा गया, और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38 जोड़ा गया। वहीं 83वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, और वहां पर टीपीएसपी में राज्य 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान करेगा। ऐसी विषय वस्तु को वहां पर डाला गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? निम्न में से कौन राज्य सूची में है? ऑप्शंस हैं रेलवे पुलिस, निगमीय कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। समवर्ती सूची, सॉरी राज्य सूची। राज्य सूची में रेलवे पुलिस शामिल है। और जो सूचियां हैं, सूचियों का उल्लेख अनुसूची कहां पर किया गया है? अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में मूलतः जो विषय थे वह थे 97, और जो वर्तमान में है वह है 100। वहीं राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे और वर्तमान में 60 विषय हैं।
समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे, अब 52 विषय शामिल हैं। और यहां पर एक सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। दूसरा कह रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। चौथा, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जो भी पहले होता है। इनमें से कौन सा से कथन सही है? हमसे सही पूछा है, यहां पर सही है। अगर देखें चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 324 में किया गया है। और जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, पति के द्वारा। अगर पहले कथन को देखें तो पहला यहां तक तो सही है कि चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, तो यहां से ये हो जाता है गलत। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, तो हमारा दूसरा कथन तो है सही। तीसरा कह रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उसके पद से नहीं हटाया। तीसरा भी बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष, यहां से गलत हो जाता, और अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जो भी पहले होता है, तो दूसरा तो हो जाता है गलत। अगर यहां पर होता 6 वर्ष और 65 वर्ष, तब सही होता, तब सही होता। तो हमारे जो यहां पर सही हो जाएंगे वो है 2 एवं 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शंस हैं, भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से। अब जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनके वेतन और भत्तों का प्रावधान अनुच्छेद 221 में किया गया है, 221 में, अनुच्छेद 221 में। और उच्च न्यायालय संस्था का गठन सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। और हमारे उच्च न्यायालय जो हैं इनका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 214 से 231 तक है, 231 तक। उच्च न्यायालय का गठन, शक्तियां, प्रक्रिया आदि अनुच्छेद 214 से 31 तक में दिए गए हैं। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं, की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। अब इनके जो वेतन भत्ते होते हैं, यहां पर वेतन की बात हो रही है, वेतन है तो इनमें सिवाय वित्तीय आपातकाल के, अर्थात वित्तीय आपातकाल के समय तो कमी की जा सकती है, बाकी किसी समय वेतन और भत्तों में कमी नहीं की जा सकती।
और इनको जो पेंशन मिलती है वह मिलती है भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से। निधि से। और जो वेतन मिलता है, जो पेंशन मिलती है वह मिलती है भारत की संचित निधि से। और जो वेतन मिलता है वह मिलता है राज्य की समेकित। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो यहां पर हमने देखा कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और वेतन भत्तों का उल्लेख अनुच्छेद 221 में, उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में, संबंधित अनुच्छेद 214 से 231 तक 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। पेंशन और वेतन में क्या अंतर है कि पेंशन जो दी जाती है भारत की संचित निधि से दी जाती है और जो वेतन दिया जाता है वह राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शंस हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यहां पर सही ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध की रिट जारी कर सकता है और यही अधिकार उच्चतम न्यायालय को भी दिया गया है अनुच्छेद 226 के द्वारा। अब दोनों में अंतर क्या है कि माननीय उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के लिए ही रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों से कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन अनुच्छेद 226 सिर्फ अपने क्षेत्राधिकार अर्थात जिस राज्य का उच्च न्यायालय है उसके लिए ही रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय पूरे देश में रिट जारी करने की शक्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में, जो सबसे ज्यादा विवादित और जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसमें संविधान के बहुत बड़े भाग में परिवर्तन किया गया था और न्यायपालिका की शक्ति को कम किया गया था, कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था, लोकसभा की अवधि को बढ़ा दिया गया था, कई सारे परिवर्तन हुए थे। इसके लिए राष्ट्रपति को यदि कोई विधेयक भेजा जाता है, बिल भेजा जाता है पास करने के लिए, तो वह सहमति देने के लिए बाध्य था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, इसमें प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई और पार्टी थी जनता दल के द्वारा 44वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। यह हुआ था 1978 में, 1978 में। और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A में, अनुच्छेद 300A में एक विधिक अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 300A में एक विधिक अधिकार बना दिया गया और न्यायपालिका की शक्ति को ज्यों का त्यों कर दिया गया,
कोरम की आवश्यकता को फिर से बहाल कर दिया गया। लोकसभा की अवधि जो थी 6 वर्ष कर दी गई थी, उसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। और कई सारे जो परिवर्तन किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, उनको वापस फिर से वैसा ही कर दिया गया। अगला प्रश्न, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? अब बात हो रही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। उल्लेख मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक में। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। इन्फोर्सेबल नहीं है और गैर न्यायोचित हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यहां पर अगर देखें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित, वह है अनुच्छेद 51। वहीं 48 में अगर देखें तो 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन, 43 में कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि की बात की गई है, और 41 में कुछ मामलों में काम का अधिकार की बात की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति के संदर्भ में, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, योजना आयोग का जवाबदेही संसद के प्रति है। योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते। सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। यहां पर हमसे सही पूछा है, तो ये वाला अगर स्टेटमेंट देखें थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, तो मैं काट। यहां पर जो सही है वह है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और ऐसी शक्ति उनको दी गई है अनुच्छेद 123 के द्वारा। अनुच्छेद 123 के द्वारा। प्रश्न नंबर 9, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? प्रश्न नंबर 9, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शंस हैं वर्ष 1971 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1979 में, वर्ष 1981 में। अगर देखें तो यहां पर सही होगा, वह होगा वर्ष 1975, वर्ष 1975 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ऑप्शंस हैं भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, ये सभी। यहां पर सही ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। अगर भारत का महान्यायवादी की देखें तो इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के क्लॉज 1 में राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख 148 में। राज्य का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल 153 में बताया गया है, और नियुक्ति का जो प्रावधान बताया गया है वह है 155 में, अनुच्छेद 155 में नियुक्ति की बात करता है। तो इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 11, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950,
26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, कोई नहीं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ और इसी दिन संविधान को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य संघीय प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, ऑप्शन बी 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है, ऑप्शन सी 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं, 8 संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र 28 और 8 का रेशियो है इस समय। प्रश्न नंबर 13, मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। यहां पर सही जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अब जो मौलिक अधिकार हैं वह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। और इसका जो प्रावधान लिया है हमारे संविधान निर्माताओं ने वह यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। और मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, अर्थात जो भारतीय नागरिक हैं उनको ही प्राप्त है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। ऑप्शंस हैं संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को। सही जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहे। दूसरा, जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। तीसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निस्तारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। चौथा, संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। तो यहां पर सही पूछा है, सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं पहला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर 62 वर्ष की आयु तक रहते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निस्तारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। हमारा तीसरा भी कथन सही है। चौथा,
संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। चौथा भी सही है। अब जो धन विधेयक है उसको कहां पर परिभाषित किया गया है? 110 में, अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक को केवल किसी मंत्री द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है और इसको केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एवं 4। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग का के कार्य हैं। पहला है भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार। चौथा, संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। इन कथनों में से कौन सा से सही है? यहां पर सही पूछा है केवल 1, 3 और 4, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। वित्त आयोग के कार्य, अगर वित्त आयोग की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। अब जो पहला कह रहा है भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, तो पहला तो है कथन गलत। प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, जो भी कर प्राप्ति हुई है वह राज्य के भागों में बांटना। दूसरा हमारा जो है सही है। तीसरा कह रहा है अनुदान सहायता के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना, यह भी कार्य वित्त आयोग करता है। तो हमारा जो सही हो जाएगा चौथा, अगर देखें जो चौथा तो है गलत, चौथा है गलत। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना, चौथा है गलत। जो सही होगा वह होगा ऑप्शन सी, 2 और 3। वित्त आयोग का अध्यक्ष है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह एक अर्धन्यायिक आयोग है, यह एक अर्धन्यायिक आयोग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास, उड़ीसा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वह 1862 में हुई थी, 1862 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 भारतीय संविधान के मद को सूची 2 इस देश से अपनाया गया है के साथ सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 भारतीय संविधान के मद, सूची 2 जिस देश से अपनाया गया है। तो देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहां से लिया है हमने? ये लिया है आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार कहां से लिया है हमने? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला है संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान।
अगला है भारत राज्यों का संघ है तो संघ में अधिक शक्ति निहित है। कहां से लिया हमने? ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। तो ए का तीसरा, बी का पांचवा, सी का पहला, डी का दूसरा। अगला प्रश्न, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी पर प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 355। ऐसा जो उल्लेख है अनुच्छेद 355 में किया गया है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी पर प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अगर अनुच्छेद 215 देखें तो अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता की बात करता है। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की बात करता है। अनुच्छेद 325 में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र होना। प्रश्न नंबर 20, निम्न देशों में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया? ऑप्शंस हैं आइसलैंड, भारत, न्यूजीलैंड, यूएसए। ऐसा करने वाला पहला देश था न्यूजीलैंड। प्रश्न नंबर 21, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। तो पहला तो हमारा कथन है सही। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। 1961 में ये हुई थी दहेज प्रतिषेध विधेयक को लेकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी और ये हुई थी 1977 में। 1977 में। तो हमारे जो कथन है यहां पर तीनों सही है। तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति द्वारा, अध्यक्ष लोकसभा द्वारा, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इनका जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 148 में किया गया है। 148 में कार्यकाल इनका जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है और इनको उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख जो किया गया है 126 में किया गया, अनुच्छेद 126 में। और जो नियुक्ति की जाती है वह की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ऑप्शन सी। कभी राष्ट्रपति कभी जो सीजीआई हैं अनुपस्थित हैं, कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 126 में किया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 24, भारत का संविधान स्पष्टता यानी कि स्पष्ट रूप से प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद। ऑप्शन ए 19(1) आ में, 19(1) बा में, 19(1) सा में, 19(1) दा में। तो ऐसा जो उल्लेख है वह है अनुच्छेद 19(1) आ में किया गया है। 19(1) आ में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, जिसके अंतर्गत प्रेस की आजादी भी आती है। 19(1)(2) में सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19(3) में संघ बनाने की स्वतंत्रता,
1901-4 में संचरण करने की स्वतंत्रता, 1905 में निवास करने की स्वतंत्रता, 1906 में व्यापार करने की स्वतंत्रता शामिल है। 25वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष में यह शक्ति निहित है कि वह सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दे, परंतु सत्रावसान होने पर केवल राष्ट्रपति ही सदन को आहूत कर सकते हैं। तो अगर पहले कथन को देखें तो पहला हमारा जो कथन है कि लोकसभा अध्यक्ष में यह शक्ति निहित है कि वह सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दे, सही है, परंतु सत्रावसान होने पर केवल राष्ट्रपति सदन को आहूत कर सकते हैं। हमारा पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है, यद्यपि लोकसभा को भंग करने का राष्ट्रपति का अनौपचारिक आदेश ना भी हो, तब भी ऐसी स्थिति छोड़कर जब लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई हो, जब लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई हो या उसकी अवधि बढ़ा दी गई हो, 5 वर्ष की अवधि खत्म हो जाने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है, लोकसभा के भंग हो जाने के पश्चात, लोकसभा भंग हो गई है, उसका कार्यकाल पूरा हो गया है, कि अगली बैठक से एकदम ठीक पहले, अगली बैठक से एकदम ठीक पहले तक लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर आसीन रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है वह लोकसभा भंग हो जाने पर भी समाप्त नहीं रहता है, अगली लोकसभा गठित होने तक बना रहता है। यह एक ऐसा पद है जो लोकसभा भंग होने पर नहीं होता है। और जब प्रोटेम स्पीकर आते हैं वह नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। तो हमसे यहां पर पूछा उपरोक्त में से कौन सा से सही है? अगर सही देखें तो तीनों, 1, 2 और 3 सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।